नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी के समकालीन प्रतिष्ठित एवं प्रमुख लेखकों में शुमार भोपाल की सुमन ओबराय जी की लिखी हुई कहानी अपने हुए पराए। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज इस घर के सामने पुलिस और लोगों की भीड़ देखकर राह चलते भी जिज्ञासावश एकत्रित होते ही चले जा रहे हैं। हाँ, ये वही घर है जिसमें चिड़िया तक न फटकती थी। ये उसी महिला का घर है जिसकी पूछ परख करने वाला कोई न था। पड़ोसी जिन्होंने हफ्तों उसकी शक्ल नहीं देखी थी, आज फिक्रमंद हो रहे थे। वो भाई बहन जो उसे बरसों पहले बुला चुके थे, आज उदासी का मुखौटा ओढ़े खड़े हैं। जिज्जी, हाँ, घर की बड़ी जिज्जी। दो छोटी बहनों और एक छोटे भाई की बड़ी बहन। पिता समान, यही तो पदवी थी उसकी, यही संबोधन था उसका। आज उसकी ठंडी काया सोफे पर लुढ़की पड़ी है, शरीर क्लांत, मानो इस जीवन यात्रा से थक चुका है। आंखें स्थिर, जैसे कह रही हूँ बस अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं देखना। हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गया है, जैसे समस्त संवादों की इतिश्री कर वो इस दुनिया से कूच कर गई हो। कोई नहीं जानता कि उसके आखिरी पलों में क्या घटा। जो लोग बाहर भीड़ लगाकर खड़े हैं वो उस महिला को जानते तक नहीं। अक्सर भीड़ का घटना से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन भीड़ में उत्सुकता गजब की होती है। वो तुरंत फुरत पूरी घटना का ब्यौरा जान लेना चाहती है। बहुधा आधी अधूरी जानकारी के आधार पर वहीं खड़े खड़े निष्कर्ष पर पहुंचकर संतुष्ट होना चाहती है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ था। भीड़ में से कोई बोला, क्या पता हत्या का मामला हो। दूसरा बोला, कह नहीं सकते, बता रहे हैं अकेली रहती थी, शादी भी नहीं की थी, आगा पीछा कोई न था। तीसरी आवाज़ ने जोड़ा, क्या पता अकेलेपन से घबराकर आत्महत्या कर ली हो, अकेलापन तो आदमी को खा जाता है भाई। एक अन्य आवाज़ आई, कोई बीमारी वारी थी क्या। बस यूं ही बातों से बातें निकल रही थीं, अटकलों पे अटकलें लगाई जा रही थीं। पुलिस किसी को अंदर जाने नहीं दे रही थी, अंदर तहकीकात चल रही थी। महिला के भाई भाभी के चेहरे पर खिंचाव था, आंख में आंसू एक भी नहीं। बहनें मानो किसी मजबूरी के चलते यहाँ खड़ी कर दी गई हों। कांता जी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी। उसमें से अग्रवाल मैडम जैसे ही बाहर निकली, कांता जी दहाड़ मार कर उनके गले लग गईं। वो बार बार यही दोहरा रही थी, मेरी कमल चली गई, बिना कुछ बोले चली गई। अग्रवाल मैडम कांता जी को हौसला तो दे रही थी, पर स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। कुछ क्षणों में उन्होंने स्वयं को संयत किया और कांता से पूछा, कांता, तुम्हें किसने खबर की। अरे खबर किसने देनी थी, कल सारा दिन मैं इसे फ़ोन मिलाती रही, पर फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। मुझे चिंता हुई, आज तो मुझसे रहा नहीं गया। सुबह के काम निपटा कर मैं इसे देखने आई तो दरवाज़ा बंद था। घंटी बजाई, बहुत देर तक इंतज़ार किया। मैंने सोचा बाथरूम में होगी। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा। अंदर कोई हलचल भी नहीं, फ़ोन भी नहीं जा रहा। करीब 1 घंटे के इंतज़ार के पश्चात मैंने और पड़ोस वालों ने तय किया कि पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस ने आकर दरवाज़ा तोड़ा, अंदर देखा तो कहकर कांता जी फपक फपक कर रो पड़ी। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि मृतका का किससे क्या रिश्ता था। इतने में थानेदार बाहर आया और कांता जी से पूछताछ करने लगा। सूरज की त्योरियां चढ़ गईं। अकड़ कर थानेदार से बोला, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मेरी बड़ी बहन थी वो। कांता जी आपा खो बैठी, बड़ी बहन हूँ, शर्म नहीं आती कहते हुए। भाई के नाम पर लानत हो तुम, जी तो करता है। अग्रवाल ने कांता का हाथ दबाया। धीरज रख कांता, ये वक्त नहीं है इन बातों का। कांता जी सूरज को घूर कर रह गईं। थानेदार ने डंडा ठोक कर कहा, देखिए आखिरी वक्त में क्या हुआ था ये मुझे रिपोर्ट में लिखना है। इसके लिए कुछ जानकारी चाहिए, जिससे जो पूछा जाए वो ठीक ठीक बताए। उसने सूरज की ओर देखकर पहला सवाल किया, हाँ तो सूरज जी, मृतिका आपकी बड़ी बहन थी, उनसे आखिरी बार आपकी मुलाकात या बात कब हुई थी। सूरज चुप, कोई जवाब नहीं। 10 साल पहले, जवाब कांता जी ने दिया।
वो चुप न रह सकी, गुस्से से बोली, थानेदार साहब, इनसे पूछना बेकार है। 15 साल हो गए हैं इनकी शादी को। आते ही इसकी बीवी ने कमल को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका, घर हथिया लिया, इससे धक्का दे दिया घर से। 10 साल से इन्हें पता नहीं कि ये बेचारी जी रही है या मर रही है। मैं तो इसे इन्फॉर्म भी नहीं कर रही थी, आपने इसे बुलवा लिया। थानेदार ने टोका, देखिए मैडम, ये इनका घरेलू मामला है, और फिर आपने ही तो इनके बारे में बताया था। वैसे आपका क्या रिश्ता है मृतका से? मृतका शब्द कांता के दिल पर हथौड़े सा वार कर रहा था। स्वयं को संयत करते हुए वो बोली, हम दोनों और ये मिसेस अग्रवाल तीनों लेक्चरार थे डिग्री कॉलेज में। 30 साल तक हमने एक ही कॉलेज में नौकरी की है। कमल मेरी सब कुछ थी, मित्र, बेटी, बहन, जो भी समझ लें। वो मुझसे हर दुख सुख साझा करती थी। इसके भाई बहनों ने ही नहीं, इसकी माँ ने भी इसका शोषण किया है। जो जो अन्याय इन सब ने मिलकर इसके साथ किए हैं, मैं सब जानती हूँ। वही इसकी मौत का कारण बने हैं। इन सब ने इसे मौत के मुंह में धकेला है। मैं इन पर मुकदमा ठोकूंगी, इन्हें कोर्ट में घसीटूंगी। सूरज चेत गया, कर लेना जो करना है। आप होती कौन है इतना सब कुछ कहने वाली? बहुत सुन ली आपकी। थानेदार ने एक बार फिर डंडा ठोंका। बंद करिए ये लड़ाई, हमें अपना काम करने दीजिए। थानेदार ने पड़ोसी से पूछा, आपकी मुलाकात लास्ट में कब हुई थी? पड़ोसी हकला गया, जी बहुत दिन, 4 या 5 दिन या कुछ ज़्यादा। थानेदार गुर्राया, आप सबको शर्म आनी चाहिए, आप बगल में ही रहते हैं। ये महिला अकेली रहती थी, इनका दरवाज़ा नहीं खुला, आपने घंटी बजाकर पूछने की जहमत भी नहीं उठाई। और आप सूरज जी, बहुत देर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। आपको तो बहन की सुध-बुध ही नहीं है। और ये बहनें, आपने भी खबर नहीं ली? माँ कहाँ है? बेटी की मौत की खबर सुनकर भी घर में बैठी है। उनके सारे काम हो चुके, कमल का खून चूस लिया, इनकी बला से वो जिए या मरे। अग्रवाल लगभग चीख पड़ी। थानेदार अब स्थिति समझ रहा था। उसने टोका नहीं, वो समझा कर लेकिन सख्ती से बोला, देखिए, आप लोग अपने आप में इतने मत सिकुड़ते जाइए कि आपको अपनों की या अपने पड़ोसियों की खबर तक ना रहे। भीड़ में चुप्पी छा गई। घर के अंदर से 4 पुलिस वाले लाश को बांध कर बाहर ले आए। पीछे पीछे कैमरामैन था। कांता और अग्रवाल की रुलाई फूट पड़ी। अग्रवाल ने आवाज़ को संयत करते हुए कहा, देखिए, क्योंकि मृतका घर में अकेली थी, इसलिए इनका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। उसके बाद ही इनकी मौत का समय या वजह पता चलेगी। तब तक इनके निकट संबंधी और मित्र शहर छोड़कर न जाएं। सूरज की ओर कुछ कागजात बढ़ाते हुए थानेदार बोला, आप कागज़ों पर यहाँ और यहाँ साइन कर दीजिए ताकि हम लाश ले जा सकें। कांस्टेबल ने ताला लगाकर घर सील कर दिया। एक सील बंद पैकेट उनके हाथ में था, जिसमें कमल का टूटा हुआ मोबाइल और दवाइयाँ थीं। उसे ले जाने की परमिशन के लिए भी उन्होंने सूरज के साइन ले लिए। सूरज ने निष्प्रह भाव से हस्ताक्षर कर दिए। कांता कसमसा कर रह गई। जैसे ही एम्बुलेंस शव लेकर निकली, पुलिस की जीप स्टार्ट हुई। भीड़ छंटने लगी। कमल के भाई बहन चेहरों पर तनाव ओढ़े निकल गए। रह गई कांता जी, अग्रवाल मैडम और चुपचाप खड़ा कमल का छोटा सा घर। अग्रवाल ने कांता का हाथ पकड़कर कहा, चल कांता, मेरे घर चल, आज तो अकेले बैठा नहीं जाएगा, घबराहट हो रही है। दोनों अग्रवाल की गाड़ी में बैठकर चली गईं। 2-4 पड़ोसी पीछे जो रह गए थे, वो कमल को याद कर रहे थे कि वास्तव में वो बहुत भली औरत थी, कभी किसी के लेने देने में नहीं, एकदम शांत और गंभीर। वो इतनी अकेली और दुखी थी, इसका तो अंदाज़ा ही नहीं था। अग्रवाल के घर पहुंचते ही उनकी बहू चाय बना कर ले आई। बेटा राहुल और मिस्टर अग्रवाल भी इन्हें घेर कर बैठ गए। सब उत्सुक थे जानने के लिए कि कमल को क्या हुआ था। कांता और अग्रवाल के सामने कमल का पूरा जीवन आदि से अंत तक खुली किताब की तरह पड़ा था। वो मूक बैठी पृष्ठ दर पृष्ठ पलटती जा रही थी। वातावरण में उदास चुप्पी फैली हुई थी। सहसा अग्रवाल बोल उठी, मैं तुझे कहती थी ना। कांता ने उनकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। कांता, मैं तुझे पहले दिन से ही कहती रही कि कमल को इतना सपोर्ट मत कर। वो तो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है, उसे अपने बारे में भी सोचने को कहे, वो तो लुटी जा रही थी। थोड़ा रुक कर बोली, वैसे
मैं तो तभी समझ गई थी जब इसके पापा जी की डेथ पर हम सब इसके घर गए थे। कमल बहुत भावुक हो रही थी। वो स्वाभाविक भी है। मैं कहती हूँ माना कि इसके पापा अंतिम समय में इसे परिवार की जिम्मेदारियाँ सौंप गए थे, क्योंकि यही एक कमाऊ थी। दोनों बहनें पढ़ रही थीं। सूरज तो तब छोटा सा था, हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मुश्किल से 15 साल का रहा होगा। लेकिन बहनें तो इतनी छोटी न थीं। निधि 23-24 की होगी, डॉक्टरी पढ़ रही थी। हेमा होगी 19-20 की, कॉलेज में थी। वो भी तो पैसे कमाने और दूसरे कामों में सहयोग दे सकती थी। इसकी अम्मा तो विलाप करते करते बार बार यही कह रही थी कि अब तो कमल ही इनकी माँ है और बाप भी। वो तो इसी के हाथों में हम सबको सौंप गए हैं। अब तो यही हमारा बेड़ा पार लगाएगी। ये हमारी बेटी नहीं, बेटा है। अग्रवाल साहब ने टोका। अरे जब परिवार का मुखिया जाता है तो ये सब बातें होना तो स्वाभाविक है। मिसेज अग्रवाल बोली। नहीं जी नहीं, आपको इसके परिवार की हिस्ट्री नहीं मालूम। इसकी अम्मा देखने में अनपढ़, गंवार और सीधी सादी दिखती है, मगर है एक नंबर की शातिर और चालाक औरत। मुझे शक से ना देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आप गौर से सुनिएगा। एक औरत जिसका आदमी अचानक से असमय मर जाता है, उस औरत का दिमाग इतना चल रहा है कि अभी रात ठंडी भी नहीं हुई और वो बड़ी मछली को पकड़ने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी छोटी मछलियाँ सुरक्षित रहें। रोहित ने टोका। छी मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको लगा होगा ऐसा। और मम्मी, उस वक्त इनसिक्योरिटी हो सकती है। मुसीबत में आदमी सेल्फिश हो जाता है। मिसेज अग्रवाल तो आज कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। ना ना बेटा, आदमी सेल्फिश होता है कुछ समय के लिए। जिंदगी भर एक ही बच्चे का शोषण क्यों? हैं? कांता जी ने समर्थन किया। रोहित ये ठीक कह रही हैं। कुछ साल बाद तो कमल ने खुद ही एक बार मुझसे कहा था कि कांता जी, पूरे 10 साल तक मैं इनके बारे में ही सोचती रही, करती रही। अब जब ये लोग अपने में सिमटते जा रहे हैं, तब ये एहसास हो रहा है कि जब पिताजी गुजरे थे तब अम्मा ने फटाफट मुझे पिताजी के स्थान पर धर दिया। ठीक वैसे ही जैसे हम एक मूर्ति को प्रवाहित करते ही दूसरी मूर्ति से आस बांध लेते हैं कि अब यही हमारी कर्णधार है। सुनकर सब भावुक हो उठे। हाँ, ये तब की बात है जब सूरज ने अलग होने की बात कही थी। जानते हैं आप लोग, सूरज ने शादी होते ही ऐसा पासा पलटा। हमें तो वो एक एक बात बताती थी। इस लड़की ने 27-28 की उम्र से इनकी जिम्मेदारियां उठाईं। याद है अग्रवाल, जब इसकी बहन निधि की शादी तय हुई थी? कमल बेचारी शादी की बातचीत, लेना देना, कार्ड छपवाना, बांटना और घर में राशन डालना, सब काम अकेले खुद ही कर रही थी। हाथ में पैसा नहीं। जानती हैं, मैं शादी से कोई 20-25 दिन पहले इसके घर गई। आप विश्वास नहीं करोगे, इसकी माँ और निधि मेरे से इसकी शिकायतें कर रही थी कि शादी सिर पर है, अभी तक तैयारी नहीं हुई, घर में राशन पानी तक नहीं डलवाया है कमल ने। और वो निधि के ससुराल वाले बार बार बुला रहे हैं कि आकर लेने देने की बात तय कर जाओ, पर यह कॉलेज के ही कामों में लगी है। दोनों बड़बड़ करती ही जा रही थीं। तब मैंने उन्हें समझाया कि कॉलेज में परीक्षा आने वाली है, पेपर सेट करने हैं, प्रिंसिपल छुट्टी नहीं देगी इसे। उधर कल्चरल प्रोग्राम में भी इसकी ड्यूटी लगा दी है। लेकिन वो लोग समझने को तैयार ही नहीं, ताने पे ताने देते जा रहे थे। और हाँ, निधि की शादी का तमाशा याद नहीं? भावरों से पहले उसका ससुर 1 लाख की डिमांड कर बैठा, वो तो अड़ ही गया। इधर कमल की बुआ चाची सब हंसी उड़ा रहे बेचारी की। ना कोई चाचा सामने आया, ना कोई फूफा। वो अकेली सब तरफ जूझ रही थी। बेचारी बेहोश हो गई। फिर मैं और कांता भागे। हमने अपने अपने एटीएम से पैसे निकाले। उन दिनों 10,000 लिमिट थी। कुछ पैसे घरों से निकाले। 40,000 तो मैं मामा जी से मांग कर लाई। उसके चरणों में पूरा 1 लाख अर्पित किया, तब भावनें पड़ी। पर अग्रवाल, उसकी मुसीबतें यहीं ख़त्म थोड़े ना हो गई थीं। वो तो शुरुआत थी। उसके बाद तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, निधि का बच्चा होना, गोद भराई, डिलीवरी, कभी उसकी ननद की शादी, कभी देवर की। बेचारी चढ़ावे ही चढ़ाती रहती थी। इधर हेमा और सूरज की पढ़ाई का खर्चा, अम्मा की बीमारी, रिश्तेदारियों में शादियाँ। और फिर हेमा अपनी शादी के लिए अड़ गई। उसकी शादी के झमेले, चढ़ावे, जचगी। और मज़ा ये कि दोनों बहनें जब अपने अपने मियाँ के साथ घूमने जाती तो बच्चे इसके पास छोड़ जाती, बजाय इसके कि इसे भी परिवार के साथ घुमाने ले जाएं।
सबने इसकी सिधाई का भरपूर फायदा उठाया। ये बेचारी अपना बड़प्पन ही दिखाती रह गई। हद तो तब हो गई जब सूरज ने अपनी पसंद की लड़की शिखा से अपनी शादी की बात रख दी। कमल की सलाह तो दूर की बात, उससे पूछने तक की जरूरत नहीं समझी। सब कुछ खुद ही तय कर लिया। उस पर तुर्रा ये कि शिखा के नखरे भी सहो। शिखा को ये गंदी गली पसंद नहीं, महारानी को किसी पॉश कॉलोनी में घर चाहिए। अरे भाई, लड़का पसंद किया था तो गली मोहल्ला भी आकर पसंद कर जाती। कांता जी आक्रोशित हो रही थी। बहू रीमा को भी सुनकर बुरा लग रहा था। फिर आंटी, क्या शिखा अलग रहने चली गई? कांता बोली, चांडालनी, चली जाती तो इतना बुरा ना होता। पता है सूरज ने कितनी सफाई और चतुराई से कमल का घर से पत्ता ही नहीं काटा, जड़ से ही बेचारी को काट दिया, सफा चट। रीमा ने हैरानगी से पूछा, वो कैसे? राहुल की भी भ्रुकुटी तन गई। कमल ने बताया था कि एक दिन सूरज आकर बोला कि जिज्जी, शिखा को एक पुराने टाइप का घर और ये गली पसंद नहीं है, सोचता हूँ प्रकाश नगर में फ्लैट ले लूँ। इस घर में शिखा का मन नहीं लग रहा। तब तक कमल को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो केवल घर बदलना चाह रहा है या कमल से अलग होना चाहता है। उसने स्पष्ट करने की गरज से कहा कि प्रकाश नगर तो बहुत दूर है, मेरे आने जाने का खर्चा बढ़ जाएगा, टाइम भी अधिक लगेगा, वहाँ से सवारी भी नहीं मिलेगी। इस पर सोचो कि सूरज ने क्या कहा होगा, सोचो। आप लोग सोच नहीं सकते। बेशर्म ने कहा, अब जिज्जी तुम लोग, नोट इट, तुम लोग यहाँ रह जाओगे तो ये मकान बेचूंगा कैसे? नोट करिए, बेचूंगा कैसे? राहुल तपाक से बोल उठा, कमल आंटी ने थप्पड़ नहीं रसीद किया? वो बेचारी अल्लाह की गाय, उसने सिधाई से कह दिया, बेचूंगा कैसे? क्या मतलब? कौन बेच रहा है मकान? पता है क्या जवाब मिला? बेचना तो पड़ेगा, बेचूंगा नहीं तो फ्लैट कैसे खरीदूंगा, मेरे पास कौन सा पैसा पड़ा है। कमल को समझ नहीं आया कि उसका और माँ का क्या होगा, पर वो तो समझदार निकला। पटाख से बोला, आप यहाँ रह नहीं सकती क्योंकि ये घर बेच देंगे। गौर कीजिए, रह नहीं सकती। वहाँ से आपका कॉलेज दूर पड़ेगा जहाँ नया फ्लैट लेंगे। तो ऐसा करिए, आपके कॉलेज कैंपस में स्टाफ को घर अलॉट होता है ना, आप वहाँ घर ले लीजिए। अम्मा कुछ दिन आपके साथ रह सकती हैं, कुछ दिन हमारे पास। मिस्टर अग्रवाल सहसा कह उठे, वाह भाई वाह, बड़ा बेशरम और चालाक लड़का है। पर एक बात समझ में नहीं आई कि माँ ने ऐतराज़ नहीं किया। उनका भी तो हक जा रहा था, वो भी तो बेटे की मोहताज हो जाती। कांता जी ने स्पष्ट किया, यही बात मैंने कमल से कही थी तो उसने कहा था कि कांता जी, मज़ा तो यही है कि सारी बातें अम्मा के सामने होती रहीं और अम्मा मस्त हो रोटियां सेकती रहीं। रीमा बोली, इससे तो साफ है कि इसमें उनकी सहमति थी, लेकिन क्यों? कांता बोली, कमल का कहना था कि मकान पिताजी के नाम है, सो इस पर माँ, बहनें और उनके बच्चों का अधिकार बनता है। इसलिए सूरज माँ के जीते जी इस जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहता है। माँ के रहते तो शर्म लिहाज में सब साइन कर देंगे। सूरज ने माँ को पटा लिया था। अग्रवाल बोल उठी, अरे कमल के शोषण का श्री गणेश तो अम्मा ने ही किया, वैसे गज भर का घूंघट डाले रहती थी। राहुल ने प्रश्न किया, तो कमल आंटी को साइन ही नहीं करने चाहिए थे? कांता जी ने जवाब दिया, बिल्कुल यही बात मैंने कमल को उस वक्त कही थी, पर वो नहीं मानी। तुम्हें नहीं पता, वो बड़ी सीधी सादी थी। छोटे भाई के साथ कोर्ट कचहरी की तो दूर की बात, वो झगड़ा तक नहीं करना चाहती थी। उसका कहना था, इससे पहले कि धक्का मार कर निकाली जाऊं, क्यों ना मैं खुद ही निकल जाऊं। असल में सूरज की मंशा उसे समझ में आ गई थी कि वो दोनों उसके साथ रहना नहीं चाहते। मकान खरीदने के लिए उसे पैसा चाहिए, इसलिए मकान के पैसे बहनों में बांटेगा नहीं। वो कहती थी कि जब सारी बात साफ है तो जूते खाने के लिए सिर आगे क्यों बढ़ाऊं, इज्जत बचाकर चुपचाप निकल क्यों ना जाऊं। 4 जने सुनेंगे तो जग हंसाई होगी। कितना समझाया पर वो नहीं मानी। यही कहती रही कि जब जीवन के 20 अनमोल वर्ष अर्पित कर दिए तो मकान छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। फिर शिखा की उत्सुकता बढ़ गई। फिर क्या, कमल ने घर छोड़ दिया? कॉलेज कैंपस में उसे घर अलॉट हो गया था, रिटायरमेंट तक वो वहीं रही। अभी 2 साल पहले ही तो उस घर में शिफ्ट हुई थी। मिसेस अग्रवाल ने ठंडी सांस भरते हुए बात का सूत्र वहीं जा पकड़ा जहाँ से बातचीत शुरू हुई थी।
मैं शुरू से इस हक में नहीं थी कि कमल इतना बड़ा त्याग करे। अपने बहन भाइयों को अवश्य सपोर्ट करती, पर अपनी शादी के बारे में भी सोचती। उस वक्त कांता भी मेरी बात नहीं समझती थी, हमेशा मुझे ही टोकती रहती। कमल को कुछ मत कहिएगा, उसे बुरा लगेगा, वो इसी में खुश है। कांता जी अफसोस भरे स्वर में बोली। मुझे क्या पता था कि उसका परिवार इतना खुदगर्ज निकलेगा। उसकी सगी माँ उसका शोषण करेगी, उसके भाई बहन इतने निर्मोही निकलेंगे। अग्रवाल ने भी सालों पुरानी भड़ास निकाली। अरे ये कलयुग है भाई, सतयुग नहीं। समझो, यहाँ घर घर में कौरव बसते हैं, पांडव तो विरले ही हैं। जमाने की चाल समझो। आज के ज़माने में अपने हितों की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। पुरानी बातें दोहराते दोहराते सबके मन भारी हो गए थे। कांता जी ने भरे गले से कहा, जो भी हो, कमल तो अपना तपस्वी जीवन बिताकर चली गई। पता नहीं कौन से कर्जे चुकाने थे उसे। कांता जी की आंखें भीग गईं, उदास सी उठी और बहुत देर हो गई, अब चलूं। मैंने थानेदार से कह दिया है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। कहकर और सबकी आज्ञा लेकर वो अपने घर चली गई। 2 दिन बाद थानेदार का कांता जी के पास फ़ोन आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कमल जी की मौत बॉडी मिलने के 24 घंटे पूर्व हो गई थी। मौत नेचुरल थी, हार्ट अटैक से हुई। अटैक पहला था मगर भयंकर था। बॉडी नियमानुसार उनके भाई को सौंप दी गई है। सारी स्थिति समझते हुए मैंने आपको इन्फॉर्म करना उचित समझा, कहकर थानेदार ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन कमल का दाह संस्कार था। कांता जी, अग्रवाल मैडम, कॉलेज की प्रिंसिपल तथा नए पुराने विद्यार्थी उपस्थित थे। जैसे ही सूरज ने अग्नि देने के लिए हाथ बढ़ाया, कांता जी ने उसके हाथ से जलती लकड़ी छीन ली और हिकारत से बोली, कमल स्वयं को समस्त ऋणों से मुक्त करके जा रही है, उस पर नया ऋण न चढ़ाओ। वो वास्तव में कमल थी, यानी कि कीचड़ से ऊपर। उसे ऊपर ही रहने दो, समझे, कीचड़ से ऊपर। कांता जी ने अग्नि दी और पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो गई। अभी आप सुन रहे थे सुमन ओबेरॉय जी की लिखी हुई स्वार्थी रिश्तों का नंगा सच दिखाती हुई कहानी अपने हुए पराए। उम्मीद है कहानी आपके दिल को भी छू गई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।